हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस पूरे सेशन में हम जो चैप्टर के एंड में और हर पैराग्राफ के बाद या हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनके आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है या क्या आप लिख सकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होंगे, जो आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड होंगे, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 91 में दिया हुआ है आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में। दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 126 पर दिया हुआ है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक पेज नंबर 91 पर भी दिया हुआ था चैप्टर 9 में। इसमें क्या करना है हमें, देखिए, मंदिर और स्तूप का जब निर्माण होता है, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं या जब उनको बनाया जा रहा होता है, तो उनके जो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से बनकर तैयार होते हैं, हमें उनके चित्र बनाने हैं यहाँ पर। तो इनके पिक्चर्स तो आप खुद बनाएंगे जैसे आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 128 पर दिया हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के बाद ये पैराग्राफ कालिदास पर डिपेंड है। कालिदास जी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने जो कुछ लिखा या उनके बारे में जो बताया गया, उसके बिहाफ पर आपको बताना है कि क्या वो प्रकृति प्रेमी थे या नहीं। तो उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें यही पता चला कि जो कालिदास जी थे, हाँ, वो प्रकृति प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 129 पर एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अपने ही लेवल पर करना है, अपने ही एक्सपीरियंस पर करना है, और आपके एरिया में या आपके स्टेट में कौन से रूपांतर प्रचलित है ये आपको खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? ये हिस्सा क्यों चुना गया होगा? ये क्वेश्चन पेज नंबर 130 पर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ जो भी कुछ दिया हुआ है उसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है और वही हिस्सा क्यों चुना गया। तो हम बताते हैं। तो जो भी चित्र दिया गया है इसमें राजा अपनी प्रजा के साथ क्या कर रहा है? राजा अपनी प्रजा के साथ आमों का आनंद ले रहा है, मतलब आम, मैंगो जो होता है उसका आनंद लेता दिखाया गया है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी सत्ता को अच्छे से चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो पेज नंबर 131 पर दिया हुआ है। ये भी आपको खुद ही करना है क्योंकि इसमें भी आपका एक्सपीरियंस, आपके इमेजिनेशन को ही महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कागज़ का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया था? देखिए, जो कागज़ का आविष्कार था वो 1900 साल पहले लुनी नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। ठीक है, जो कागज़ का आविष्कार है वो लुन नामक व्यक्ति ने किया था सबसे पहले चीन में 1900 साल पहले। काई लून ने कागज़ किस विधि से तैयार किया? जो काई लून थे, ठीक है, उन्होंने कागज़ का आविष्कार किया था चीन में। अब उन्होंने कागज़ तैयार कैसे किया, हमें ये बताना है। तो काई लून जो थे उन्होंने पेड़ों के रेशों से, कपड़ों से, रस्सियों से, पेड़ की छालों से, इन सबको पीट कर बहुत पीटा। ठीक है, पीटने के बाद एक लुगदी बन गई। उस लुगदी को इन्होंने क्या किया, पानी में भिगो दिया। फिर पानी में भिगोने के बाद कुछ दिन रखा और उसके पानी को निचोड़ दिया और उसे सुखा लिया। सुखाने के बाद कागज़ बनकर तैयार हो गया। आज भी जो प्रेजेंट टाइम में हम कॉपीज़, पेपर्स, रजिस्टर्स, एग्ज़ाम की आंसर शीट्स, जितना भी कुछ कागज़ का है, न्यूज़पेपर, इन सब का जो यूज़ करते हैं ना, वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? ठीक है, ये क्वेश्चन अध्याय 1 में भी दिया हुआ है। इसके बारे में अध्याय 1 में भी, यानी कि चैप्टर 1 में भी बताया गया है। तो देखिए, जो प्राचीन भारत था उस वक्त पांडुलिपियों पे रचना की जाती थी। जो भी कुछ लिखा जाता था पांडुलिपियों पे लिखा जाता था। तो वो कैसे तैयार किए जाते थे, हमें यहाँ पर ये बताना है। प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियाँ होती थी ना, वो ताड़ पत्रों से या फिर हिमालय क्षेत्र में जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी ना, उससे तैयार किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कल्पना करनी है कि तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। ये भी आपका क्वेश्चन है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया। ये आपका क्वेश्चन है कि आप एक मंदिर के मंडप में बैठे हैं और आपके दृश्य के चारों ओर जो भी वर्णन दिख रहा है, आपको जो भी दृश्य आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना होगा।
अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पर, यानी कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। देखिए, स्तूप, स्तूप किसे बोलते हैं? जो एक टीला होता है उसे हम स्तूप बोलते हैं। शिखर, जो गर्भगृह के ऊपर लंबाई का जो निर्माण किया जाता है ना, जो स्तूप होता है, स्तूप के ऊपर एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर जो एक लंबाई का निर्माण किया जाता है ना, उसे हम शिखर बोलते हैं। मंडप, मंडप क्या होता है? मंडप वो जगह होती है जो मंदिर में जिस जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसे हम मंडप बोलते हैं। गर्भगृह किसे बोलते हैं? अभी हमने शिखर की बात की, ठीक है। शिखर कहाँ होता है? शिखर गर्भगृह के ऊपर वाली लंबाई होती है। अब गर्भगृह किसे कहते हैं? जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया जाता था ना, उस जगह को हम गर्भगृह बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ, देखिए प्रदक्षिणा पथ वो होता है जो हमारा एक स्तूप है, ठीक है। स्तूप के चारों तरफ जो एक वृत्ताकार, वृत्त मतलब गोल गोल बाउंड्री जो की जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहों को भरना। इसके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप नीचे से देखकर भी लिख सकते हैं। डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। एक बहुत बड़े गणितज्ञ कौन थे? यानी कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट, आप सभी ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। सेकेंड है हमारा डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। देवी देवताओं की कहानियाँ, जो हमारे भगवान होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं, ठीक है, उनकी कहानियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? पुराणों से मिलती हैं। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। जो रामायण है वो किसने लिखी है? वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं, जो बहुत बड़े बड़े तमिल महाकाव्य हैं, यानी कि जो तमिल महाभारत तमिल में लिखे गए हैं बड़े बड़े काव्य ग्रंथ, उसमें है सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई, ठीक है। ये दो तमिल महाकाव्य हैं, किताबों के नाम हैं ये। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाइए। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है और उन्हें दिखाया गया है। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें किन किन धातुओं का वर्णन किया गया है, हमें वो बताना है। चैप्टर 4 में किसका वर्णन किया गया और चैप्टर 5 में। चैप्टर 4 जो था हमारा वो था आरंभिक नगर, ठीक है। इस चैप्टर में हमने तांबा, सोना और चांदी का वर्णन किया है या फिर उसके बारे में पढ़ा है। चैप्टर 5 जो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें जो हमने पढ़ा है वो लोहे और सोने के बारे में पढ़ा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है जो पेज नंबर 130 पर एक कहानी दी हुई है, ठीक है। कहानी को पढ़ना है और राजाओं के बारे में जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 और 11 में, उनके बारे में लिखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप बुक से पढ़कर एज इट इज़ क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या समझ आया, आपको कैसा लगा, आपकी नज़र में वो कैसा है, आपको वो लिखना है। यहाँ पर भी आपको कहानी लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो एक बार देख लेते हैं। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाइए। देखिए, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो स्मारक हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हमें उसे योग्य बनाना है। जो जैसे कि हम बोल सकते हैं उन्हें विकलांग व्यक्ति या फिर स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं हम, बच्चा अगर ऐसा होता है, स्पेशल पर्सन बोल देते हैं हम, पर्सन विद डिसेबिलिटी बोल देते हैं। जिससे किस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, जो कोई काम करने में क्या होता है, अक्षम होता है, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते या जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है, उन लोगों के लिए हमें कैसे उनको योग्य बनाया जाए, इमारतों को और स्तूपों को हमें सुझाव देना है। तो पहला है हमारा जो प्रवेश द्वार, यानी कि जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं हमारे गेट से एंटर होने के बाद, सीढ़ियाँ बनी होती हैं ऊपर जाने के लिए, उनके जगहों पर रेलिंग्स बनाई जाएँ ताकि अगर वो व्हील चेयर पर हैं तो वो इजीली जा सकें। सेकेंड है हमारा इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार, साथ में रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए। जब प्रवेश द्वार रेलिंग वाली हैं, जैसे सीढ़ियाँ हमने एंट्री की और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो वो रेलिंग वाली होनी चाहिए। अब सीढ़ियाँ चढ़नी है तो उसके लिए भी रेलिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी कुर्सी से, व्हील चेयर से आसानी से चढ़ या उतर सकें। रोशनी यानी कि लाइट्स का पूरी तरह से प्रबंध होना चाहिए। जो लोग ठीक से देख नहीं सकते उनको ठीक से दिखाई दे, कहीं भी लाइट की व्यवस्था बेकार नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग की एक सूची बनाइए। देखिए, जो कागज़ का उपयोग होता है ना, उसको हम कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, हमें उसकी सूची बनानी है, यानी कि उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम सबको पता है जो पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पेपर के हम लिख ही नहीं सकते, कोई काम कर सकते हैं। आज हम पढ़ने के लिए पूरी तरह से पेपर पर डिपेंड हो चुके हैं और उनका अलग अलग तरह से यूज़ भी होता है। देखते हैं, चलिए। किताबें पढ़ रहे हैं वो कागज़, ठीक है, लिख रहे हैं तो कागज़ पर, बुक्स पेंटिंग कर रहे हैं तो कागज़ पर, कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो चीज़ किसके अंदर होती है, कागज़ के अंदर, खेल का सामान कागज़ से, ठीक
ठीक है। गुलदस्ता कागज़, फ्लावर बना रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ पेपर, हर चीज़ कागज़ की बनी है। ठीक है। एग्ज़ाम देना है आपको, प्रैक्टिकल तो हर चीज़ नहीं हो सकती ना, वो भी आप पेपर पर ही देंगे। स्लेट, चौक, ब्लैक बोर्ड, इन पर आप पेपर नहीं दे सकते। नेक्स्ट पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी सारे स्तूपों के बारे में, इमारतों के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगर आपको कोई भी एक इमारत देखने का मौका मिले तो आप कौन सी इमारत देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? मैंने अपने उस बिहाफ पर लिखा है, आप अपने बिहाफ पर लिख सकते हैं। मैं महरौली में स्थित, ठीक है, दिल्ली में स्थित महरौली को देखना चाहूँगा। वहाँ पर लौह स्तंभ है, आप सबको पता होगा लौह स्तंभ बहुत ज़्यादा फेमस है। कुतुब मीनार भी है दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हुमायूं का मकबरा भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत भी बना हुआ है। वहाँ की शिल्पकला बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में जो हम देखना पसंद कर सकते हैं। यहाँ की शिल्पकलाएँ बहुत अच्छी हैं। आगरा का ताजमहल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लखनऊ में बहुत सारे किले हैं, हैदराबाद का चार मीनार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो बच्चा या हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये सारी चीज़ें देखना चाहेगा, क्योंकि इनमें कोई ना कोई झलक हमारे इतिहास की देखने को मिलती है। हम अपने इतिहास से अवगत होते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी सेशन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।